बाप रे, फिर से इकोनॉमिक्स। अब तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, समझ में नहीं आती इकोनॉमिक्स। तो टेंशन मत लो, आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कॉर्नर आईएएस, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर योर जीएस प्रिपरेशन। मैं आपको पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, और आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो इसलिए मैंने चैप्टर 1 से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन। इन दिस चैप्टर आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उसके डेफिनेशंस, उसका इंट्रोडक्शन, हाउ इट वर्क्स एंड सो ऑन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन। इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। So basically, economics is the study of how society use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. इसका क्या मतलब है कि एक तरीके की ऐसी स्टडी जिससे सोसाइटीज़ क्या करती हैं, स्केर्स रिसोर्सेज यानी कम से कम रिसोर्सेज भी हैं उनको एक वैल्यूएबल कमोडिटीज़ यानी असेट्स बनाती हैं, या वस्तु, जिससे कमोडिटीज मीन्स वस्तु एक तरीके की वैल्यूएबल कमोडिटीज़ बनाती हैं और उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ओके, अगर हम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को एक कर देते हैं, जो कि गलत है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, राइट? सो एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, देन यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? द रिलेशन बिटवीन बोथ इज दैट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ओके, इन दोनों के बीच में वही डिफरेंस है जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस का होता है। देखो, अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो, राइट, आप उस चीज़ को बेच रहे हो, लेकिन उस चीज़ को बेचना कैसे है वो आपको एक एसओपी में या एक प्ले में सिखाया जाता है, तो वो एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है। बट व्हेन यू डू इट ऑन द ग्राउंड with all the factors associated with it, then it becomes like a practice. So the same is goes for economics and economy. Economics is a theory and economy is a play, right? Economy is the economics, मैंने आपको बताया था, economy is the economics at play in a certain region. Region can be country, state or so on. For example, Indian economy. Okay, सो इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक दिस, देन इसमें क्या होगा कि आप किसी कंट्री की इकोनॉमी हो सकती है, स्टेट की इकोनॉमी हो सकती है, और या फिर किसी नेशन की भी इकोनॉमी हो सकती है। ठीक है, सो अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स की बात करें, आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप के बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स होते हैं। आप पूछेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं, तो जब मैंने आपको पहले बताया था असेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, राइट, ये देखिए, प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पर टर्म जो आती है ना डिस्ट्रीब्यूट, वो बेसिकली यहाँ स्टैंड करती है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स की बात करते हो, तो आप असेट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके लिए 3 टाइप के मॉडल बनाए गए जब इकोनॉमी की शुरुआत हुई। तो ये मॉडल कौन कौन से थे? पहला था स्टेट, दूसरा था मार्केट, और तीसरा था स्टेट मार्केट मिक्स। तीनों को हम इंडिविजुअली अच्छे से समझेंगे। चलिए, स्टेट मॉडल क्या कहता है? द गवर्नमेंट टेक्स इन दिस मॉडल, द गवर्नमेंट टेक्स द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज विद नो पेमेंट बीइंग डन बाय द कंज्यूमर। एग्जाम्पल, फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना। देखिए, इसमें इस मॉडल में क्या होता है कि इसमें सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट लेती है रेस्पॉन्सिबिलिटी सप्लाइंग गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, यानी जो भी गुड्स चाहिए एक पब्लिक को, नॉर्मली एक इंडिविजुअल को, विच कम्स अंडर पब्लिक ऑब्वियसली, एंड सर्विसेज, तो ये होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और इसको प्रोवाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, उसकी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो दिस इज अ स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, फॉरवर्ड सोवियत यूनियन, यानी कि जो सोवियत यूनियन आपको पता ही होगा 1991 से पहले का रशिया। ठीक है, जब इसके टुकड़े हो जाते हैं तो आफ्टर 91 इट बिकम्स रशिया, एंड अलग अलग कंट्रीज़ में ये बढ़ जाता है। लाइक जो यूक्रेन अभी इससे लड़ रहा है वही समवेयर इसका पार्ट था।
सेकेंड इज कम्युनिस्ट चाइना। ठीक है, चलिए दूसरा मॉडल हम देख लेते हैं, मार्केट मॉडल। मार्केट मॉडल, इन दिस सिस्टम goods and services are made available in the market, and on the basis of their demand and supply their prices are determined in open market and finally they get distributed. So ditto it is like demand and supply वाला प्रोसेस। देखिए डिमांड एंड सप्लाई मतलब जितनी चीज़ आपको चाहिए उतनी सप्लाई होगी, उनके प्राइजेस उनकी नंबर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बीच में तय हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई में देयर इज अ डिफरेंस तो प्राइस अप या डाउन होंगे अकॉर्डिंगली, राइट। इसमें क्या, लेकिन द इंडिविजुअल हैज़ टू पे। ओके, कमिंग टू द थर्ड मॉडल विच इज़ स्टेट मार्केट मिक्स। तो स्टेट मार्केट मिक्स में क्या होता है कि ये सबसे मोस्ट प्रिविलेंट, सॉरी फॉर दिस कट, मोस्ट प्रिविलेंट मोड है एंड डेवलप्ड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मल टू मॉडल्स। ठीक है, देखिए जब ये दोनों मॉडल्स हमने अपना लिए ना स्टेट एंड मार्केट के, तो इन दोनों में हमें लगा कि यस देयर आर सम प्रॉब्लम इन इट। तो इसमें क्या किया इन्होंने, स्टेट को भी एक्सपीरियंस लिया उन्होंने और मार्केट का भी एक्सपीरियंस लिया इकोनॉमिस्ट ने, फिर जाके ये स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल आया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट वन बिकॉज इसमें क्या है कि इन्हें ज़्यादा फ़ायदा दिखा। इसमें क्या है, देखो दो टाइप से काम होता है इसमें स्टेट भी अपना एक पार्ट निभाती है, मार्केट भी अपना पार्ट निभाती है। कैसे, दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट सर्टेन गुड्स विच इज़ फ्री और सब्सिडाइज। मान ली गवर्नमेंट इसमें कुछ आइटम अपने इसमें देती है जो कि आइदर ये इट कैन बी लाइक फ्री और ये सब्सिडाइज मीन्स कुछ मतलब छूट के साथ। ठीक है, और बाकी जो है द सम आर सप्लाइड बाय द मार्केट विच इज़ कंज्यूमर नीड टू पे। ऑब्वियस है, जिसमें मार्केट मैकेनिज्म हुए उसमें कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, राइट। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। आप इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, तो वो एक टॉपिक है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले मॉडल्स पढ़ाए, तो इसमें क्या होगा कि 3 टाइप के हैं, कैपिटलिस्ट, स्टेट और आपका ये आता है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, एक एक करके मैं आपको इनको पढ़ा देता हूँ। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, ये इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने की जब बात आती है तो ये जब हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जब शुरुआत की तो इस इकोनॉमी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, तो इसमें सबसे पहले आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई। ठीक है, इसके बाद इसमें आती है आपकी स्टेट इकोनॉमी, इसके बारे में अगली आती है आपकी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं इसको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हैज इट्स ओरिजिन इन द फेमस वर्क ऑफ एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिक्स थे, उनकी ये फेमस वर्क था जिसे कहा गया है वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, जो कि 1776 में उन्होंने किया था, लिखा था। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि स्ट्रेसिंग डिवीजन ऑफ लेबर एंड एनवायरनमेंट ऑफ लेजर फ्री नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। बेसिकली इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को की तरफ इशारा किया था। ही प्रपोज दैट द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस, जिसे हम प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, विल ब्रिंग अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड नॉट बी देयर, इन्होंने किया था। और इट शुड बी रन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, बेसिकली जिसमें डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल हो, जो प्रोडक्ट आए उसके लिए इंडिविजुअल हैज़ टू पे और उसी हिसाब से मतलब उसी तरीके से डिमांड और सप्लाई चलेगी। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही जो मार्केट के जो प्राइस हैं वो आपके तय होते हैं। ठीक है, तो बाय 1800 आवर्स द कैपिटलिज्म सिस्टम वॉज स्टेब्लिश। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि तो कैपिटलिज्म सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश हो चुका था, एक अलग मतलब बेसिकली कहाँ हुआ था, ये आपके यूएसए में हुआ था और आपके कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ था। ठीक है, जब हम दूसरी इकोनॉमी के
उसकी बात करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, तो इसमें एक आती है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी में क्या था, इट फर्स्ट केम अप इन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। अर्स्टवाइल यूएसएसआर का मतलब है, हम पुरानी हिस्ट्री के यूएसएसआर की बात करते हैं जो कि 1991 से पहले का था, ठीक है। इसमें ये बहुत सारे थे, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ जो आज अकेले अकेले कंट्रीज़ हैं, जैसे कजाकिस्तान, यूक्रेन जो खुद फाइट जिसकी है, वो भी एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट था। आफ्टर वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन, वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन यानी जो 1917 में रशियन क्रांति हुई थी, उसके बारे में बात की जा रही है। तो वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद ये आया था यूएसएसआर में, स्टेट इकोनॉमी वाला एक मॉडल था, एंड इट गॉट इट्स आइडियल शेप इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी 1949 में इट गॉट इट आइडियल शेप, राइट। सो इसके दो वर्जन्स थे। स्टेट जो इकोनॉमी जब हमने ऑर्गेनाइज की, इसके दो वर्जन्स थे, एक सोशलिस्ट था, एक कम्युनिस्ट था, ठीक है। सोशलिस्ट जो इकोनॉमी का जो वर्जन था वो यूएसएसआर में था, जो मैंने आपको पहले बताया शुरुआत हुई थी, और इट इज़ प्योर, ओके, पी है, सॉरी जल्दी जल्दी में मैं लिखता हूँ तो, एंड प्री, सॉरी इट्स रिटन एज प्री, ओके। कम्युनिस्ट इकोनॉमी दूसरा क्या था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो कि प्री 1985 चाइना, जो प्री 1985 चाइना वाला जो मॉडल था, दैट वाज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों में, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए सोशलिस्ट में क्या होता है कि कलेक्टिव ओनरशिप होती है ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्शन की, प्रॉपर्टी प्लस असेट्स की, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी एंड असेट्स की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। लेकिन कम्युनिस्ट जो आपका है वो काफ़ी रेडिकल नेचर का होता है। कैसा होता है, काफ़ी रेडिकल नेचर का। तो वो क्या चाहता है कि हमारी स्टेट ओनरशिप हो ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज़ की हमारी ओनरशिप हो, इंक्लूडिंग द लेबर, लेबर भी हमारे उसमें है, एंड विद एब्सोल्यूट स्टेट पावर, मतलब प्रॉपर उनकी पावर उनके पास रहे, बाकी इसमें किसी भी मतलब हैंड, मतलब किसी के भी फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। सो समवेयर दे आर सेम बट देर इज़ अ डिफरेंस, लाइक इट इज़ बीइंग रेडिकल। और इसमें क्या होता है कि इंक्लूडिंग लेबर, लेबर को भी इंक्लूड कर लिया जाता है जब स्टेट ओनरशिप, जब ओनरशिप की बात आती है तो, ठीक है। ओके, कमिंग टू द मिक्स इकोनॉमी, इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमी, देन अ न्यू अप्रोच केम आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1929। ओके, ग्रेट डिप्रेशन जब आया था 1929 में, तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे एम केनस, ठीक है। इनकी जो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज़ किया था बिकॉज ऑफ इट्स लाइक वॉलेटाइल नेचर। बिकॉज क्या होता है कि समवेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ फ्लोज थे, स्टेट इकोनॉमी के भी कुछ फ्लोज थे। यानी जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, जब तक हम कोई एक मॉडल लेते हैं, ठीक है, किसी मोबाइल का एक, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तभी तो कंपनी दूसरा करेगी। जब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे या कंज्यूमर की तरफ से कोई अच्छा डिमांड नहीं किया जाएगा, तब तक उसमें कुछ नहीं होगा। तो चेंजेस आते रहेंगे, चेंज इज़ गुड, चेंज इज़ गुड, ओके। सेम इज गोज फॉर दीज इकोनॉमी मॉडल्स। तो मिक्स इकोनॉमी क्या था कि ये मिक्स इकोनॉमी एक वर्जन था कैपिटलिस्ट और स्टेट इकोनॉमी की कुछ फॉल्ट्स का, ठीक है। तो इसके बाद मिक्स इकोनॉमी वर्जन्स को अपनाया गया, और ये मिक्स इकोनॉमी क्या हुई, एक फ्रूटफुल साबित हुई फॉर ऑल द मतलब कंट्रीज, ऑल कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अ न्यू अप्रोच केम आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1929 इन द फेमस वर्क ऑफ एम केनस हु क्रिटिसाइज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया था। एम केनस थे, ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, राइट। एक दूसरे इकोनॉमिस्ट भी थे, ऑस्कर लेंस, उन्होंने भी सेम थिंग्स सजेस्ट की थी फॉर द सोशलिस्ट इकोनॉमी। और यस, देयर इज अ वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म टर्म जो है उन्होंने ही दी थी, कॉइन बाय हिम, राइट। तो जब इन्होंने, इन लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने अप्रोच डाली या अपने अपने जो क्रिटिसिज्म डाले, तो मिक्स इकोनॉमी का उदय हुआ। और मिक्स इकोनॉमी का उदय कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, इसमें कैपिटलिज्म वाला मोड भी है और इसमें स्टेट वाला मोड भी है, ठीक है। दोनों हैं इसमें, दोनों प्लस हो जाते हैं इसमें, सो इट कम्स एज अ मिक्स इकोनॉमी। और इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने मिक्स इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस के साथ ही अपना लिया। तो इंडिया इसलिए एक तरीके से एक सेफ जोन में रहा, ठीक है।
ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? सबसे पहले जो इकोनॉमी का जो सेक्टर आता है दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर हमने बोल तो दिया, लेकिन है क्या ये प्राइमरी सेक्टर? तो इस प्राइमरी सेक्टर मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर देयर इज अ डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज का जिसमें डायरेक्ट यूज़ है वो एक तरीके जो सेक्टर है जो जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ करता है, वो होता है आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, फ्यूल्स। मतलब एग्रीकल्चर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दैट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर, राइट। ओके, कमिंग टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? बेसिकली इट इज़ कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे ही मैं बोलूँगा, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे मैं बोलूँगा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक ऐसा आएगा कि यस इंडस्ट्रियल है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री वाला एक काम है वो हो रहा है इस सेक्टर में। सो यस, दिस सेक्टर इज राइटफुली कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, विच यूजेस द प्रोड्यूस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल या मैं ऐसे एक इसमें वुड्स भी कर लेता हूँ, चलो ठीक है। वुड्स का मैंने कहाँ से लेकर आया? मैंने वुड्स में लेके आया जंगल से। ठीक है, तो जंगल से जब मैं लेके आया तो इट कमिंग एज अ प्राइमरी सेक्टर वाला। ठीक है, लेकिन जब मैंने वुड्स से अपने बेड बना लिए, ठीक है, मैंने वुड्स से अपनी बहुत सारी जो टेबल्स होती हैं डाइनिंग टेबल बना ली, वुड से मैंने अच्छे बहुत सारे मतलब जो भी आर्किटेक्ट वाले हैं जो भी हैं मैंने वो चीज़ बना ली, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा। यानी कि मैंने जो प्राइमरी सेक्टर की जो भी चीज़ें थी उनको मैंने कैसे यूज़ किया, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूँ जैसे प्रोडक्शन ऑफ केक्स, बिस्कुट्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का हो रहा है तो इट कम्स अंडर है सेकेंडरी सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, कमिंग टू द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का क्या मतलब है? सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर डिफरेंट सर्विसेज आर प्रोड्यूस सच एज, ओके, जिसमें एक कॉमन टर्म है सर्विसेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, इसी से आपका टर्शियरी सेक्टर डिफाइन हो जाता है। टर्शियरी सेक्टर का क्या मतलब है? जिसमें आपकी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड करती हैं डिफरेंट सर्विसेज को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, वो होता है टर्शियरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, सो इट कम्स अंडर एज अ टर्शियरी सेक्टर। देखिए, आपने तीनों पढ़ ली, प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिया एंड टर्शियरी सेक्टर पढ़ लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब इन तीनों के जो बेसिस पे क्या होगा? इकोनॉमीज के टाइप्स हैं। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो ना, तो इंट्रोडक्शन में आपके इनको डिफरेंट डेफिनेशन से आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, राइट। इकोनॉमिक्स को मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे आप इनको एक डिटेल में पढ़ोगे, जैसे पर्टिकुलर प्राइस मैकेनिज्म या फिर आप इकोनॉमी की प्लानिंग कैसे करते हो। तो समवेयर फर्स्ट चैप्टर में आपको यही पढ़ने को मिलेगा। इस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप आगे पढ़ पाओगे अच्छे से, राइट। इकोनॉमीज में क्या है? इकोनॉमीज अगर इनकी एग्रीगेटेड इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज है। देखो मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये तीनों इकोनॉमीज हैं, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज। एग्रीगेशन का क्या मतलब है? जब आपका प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो आपका नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्ट यूज से आता है उसका 50% या उससे ज़्यादा होता है, तो ये कहलाता है प्राइमरी सेक्टर का 50% या उससे ज़्यादा हुआ, तो ये कहलाता है एग्रीगेटेड इकोनॉमी। सेम गोज फॉर इंडस्ट्रियल, अगर उसका 50% या उससे ज़्यादा होता है और मोर, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है बट आप बियर कीजिए मेरे साथ, तो 50% या उससे ज़्यादा है तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा। और जब आपका टर्शियरी सेक्टर यानी कि जो ये सर्विसेज वाला है इसका 50% और मोर है तो ये क्या हो जाएगा? सर्विस इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें मेरे हिसाब से कुछ ऐसा टफ नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए,
ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि किसी भी का भी 50% से ज़्यादा हो रहा है तो उससे नाम से जानी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीरियन की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का अगर 50% या उससे ज़्यादा है तो ये एग्रीरियन इकोनॉमी हो जाएगी। अगर 50% ज़्यादा इंडस्ट्रियल में है सेकेंडरी सेक्टर का तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाएगी। अगर टर्शियरी सेक्टर का 50% या उससे ज़्यादा है तो इट विल बी टर्म एज सर्विस इकोनॉमी, राइट। चलिए अब इनको आपको डिटेल में पढ़ा देता हूँ एक फॉर्मेलिटी वाइज, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। एग्रेरियन इकोनॉमी क्या है? इट इज़ कॉल्ड एग्रेरियन इफ इट्स शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज 50% और मोर, जैसा कि मैंने आपको बताया इन द जीडीपी ऑफ इकोनॉमी, राइट। किसी भी इकोनॉमी जीडीपी में 50% या उससे ज़्यादा का अगर प्राइमरी सेक्टर का भाग है तो इसे कहेंगे एग्रेरियन इकोनॉमी किसी कंट्री की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ किसी भी, जैसे जस्ट फॉर इन केस अमेरिका को आप ले लो, अमेरिका में अगर सारा अगर नेचुरल रिसोर्सेज है प्राइमरी सेक्टर का 50% होता तो अमेरिका की जो इकोनॉमी होती उसे एक एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस At the time of independence, India was such economy, but now it shows symptoms of service economy, ठीक है। क्या है, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ, जब ये आज़ाद हुआ तब इंडिया का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी ऐसा ही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर पार्ट, बट नाउ इट शोज सिम्टम्स ऑफ सर्विस इकोनॉमी बिकॉज मोर और लेस पीपल आर लाइक डिपेंडेंट ऑन सर्विस द सेक्टर, राइट। बिकॉज लोग बहुत सारे क्या करें, जॉब कर रहे हैं इन बैंक्स, इन एजुकेशन, इन इंश्योरेंस, इन टूरिज्म, है ना। दैट एग्रीकल्चर पार्ट इज गेटिंग रिड्यूस, सो इंडिया इज शोइंग अ सिम्टम्स ऑफ सर्विस इकोनॉमी, ओके। चलिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मैंने पहले ही बताया, इफ द सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन 50% और मोर इन द जीडीपी इट इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। एग्जाम्पल की बात करें, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज विच वर्स बैन फॉर अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन आज क्या है कि अर्निंग फास्टर इनकम आर नोन एज डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है। यानी कि जो भी थी इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के टाइम पर जो भी अपना वेस्टर्न इकोनॉमीज थी एंड अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चली गई, वो आज डेवलप्ड इकोनॉमीज कही जाती हैं और उनकी जो इकोनॉमी है समवेयर इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। बट मोर और लेस टुडेज इकोनॉमी जो मोस्ट प्रिविलेंट फेज है वो है सर्विस इकोनॉमी का, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सर्विस इकोनॉमी, एन इकोनॉमी वेयर 50% ऑफ मोर ऑफ द प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, इज नोन एज द सर्विस इकोनॉमी। जो टर्शियरी सेक्टर का 50% या उससे ज़्यादा। फर्स्ट लॉट ऑफ सच इकोनॉमीज वर अर्ली इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, मैंने आपको पहले बताया जो पहली इकोनॉमी जो डेवलप्ड है दैट कम्स अंडर सर्विस इकोनॉमी, ठीक है। ये हमने पूरा पढ़ा, ठीक। अब एक छोटा मोटा टर्म्स जो बीच में आते हैं, इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एजुकेशन पार्ट। एक टर्म आती है वाशिंगटन कंसेंसस। ये मतलब आपका जब ये चल रहा था इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी अपनी रिसर्च थीसिस चल रही थी, तो वहाँ पे क्या था कि जो सारी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज़ दी, तो ये वाशिंगटन कंसेंसस इसमें से एक था। द अबव टर्म वाज कॉइन्ड बाय द यूएस इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन, ठीक है। यूएस इकोनॉमिस्ट थे जॉन विलियमसन, उन्होंने 1989 में इस टर्म को कॉइन किया, अंडर विच he suggested a set of policies reform which most of the officials in Washington like IMF or the World Bank thought it would be good for the crisis driven Latin American countries of the time, ठीक है। ये कुछ पॉलिसी जो कि पॉलिसी रिफॉर्म्स का एक सेट था, ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस इसे दिया गया था किसके द्वारा, जॉन विलियमसन के द्वारा 1989 में, जो कि उस टाइम में लैटिन अमेरिका जो कंट्रीज़ थी उनके जो इकोनॉमी था वो बेहाल था उनका, तो उसके लिए उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ दी थी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से बेसिकली आप ये मान के चलिए जो भी कंट्री आपकी फॉर एग्जांपल आपकी साउथ अमेरिका, ठीक है, जो आपके कैरिबियन रीजन की कंट्रीज़ हैं, अगर आप जैसे दो पार्ट बने हुए ना ऐसे, तो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है आपका, ठीक है, कैरिबियन कंट्रीज़ वाला पार्ट है, और आपका समवेयर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थोड़ा सा
कोलंबिया आई थिंक, नो उस वाला, हाँ ऊपर वाला भी थोड़ा थोड़ा पार्ट है, अलास्का आई थिंक सो वो वाला भी पार्ट है, ठीक है। तो ये था आपका एक डेफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा समवेयर, अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा इकोनॉमिक्स, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बीच का डिफरेंस, ये हम देखो एक डिफरेंस समझेंगे तो हमें आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसी हिसाब से हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। सही से आ रहा है ना आपको? ओके चलिए, डिफरेंस के डेफिनेशन की अगर हम बात करें, बेसिकली देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का क्या मतलब होता है, छोटा, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैक्रो का मतलब है माइक्रो से बड़ा, मतलब बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ये एक छोटे लेवल पे होगा, ये पढ़ाऊँगा ये ऑटोमेटिकली बड़े लेवल पे होगा, मैक्रो में यही फ़र्क है, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, चलिए ऐसे पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और फर्म्स बिहेवियर, क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम देखो छोटे स्तर पर अगर हम किसी हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल की या फर्म की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी खड़ी की, मेरी एक कंपनी है, तो उस कंपनी की क्या बिहेवियर है, क्या उसमें गुड्स की जो सप्लाई है वो कम है, ज़्यादा है, प्राइस वैल्यूज़ हाई हैं, लो हैं, उसका जो स्टडी मैं जिस तरीके से करूँगा इकोनॉमिक्स की ब्रांच, विच इट विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इज़ डन ऑन अ स्मॉल लेवल। सो इन द सेम मैनर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that deals with the study of the behavior and performance of economy in total, right? For example, it is done on a big level, right? अगर हम किसी कंट्रीज़ की जीडीपी के बारे में बात करते हैं, उस कंट्री स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, सो इट दिस टॉपिक through which we will study, it comes under this branch of economics, that is macroeconomics. You mean to understand it is on a big level, right? चलिए, सेकंड इज एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ, एरिया ऑफ स्टडी क्या होगा, स्टडी इज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इसमें इकोनॉमी को पूरा नहीं पढ़ेगा, ये एक छोटा सा मार्केट से या पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, फर्म है, फर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, किसी इंडिविजुअल का कोई है चीज़ उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, हाउस होल्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका होल इकोनॉमी, स्टडीज अ होल इकोनॉमी दैट कवर्स सेवरल मार्केट सेगमेंट। इसमें तो केवल एक मार्केट सेगमेंट था, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट सेगमेंट है। कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन का होगा, कोई आपका क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल स्टोरेज वाला पार्ट होगा, कोई एग्जांपल मतलब फ्रूट्स वाला पार्ट होगा, कोई एग्जांपल बैंकिंग वाला पार्ट होगा, बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इट डील्स किसके साथ साथ करता है, ये डील्स विद द वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मोर, ओके। जैसे मैं ही हूँ, अगर मेरी कंपनी चल रही है तो मैं क्या करूँगा, भाई ये डिमांड क्यों इतनी कम क्यों आ रही है ग्राहकों की तरफ से, या सप्लाई मेरी, अरे यार तुमने ये सप्लाई क्यों नहीं जा पा रही है लोगों के पास, तो आप ऐसे समझोगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे प्राइस का, मैं कितना प्रोडक्ट कम करूं जिससे मेरे लोग ज़्यादा लें, या मैं कितना प्रोडक्ट ज़्यादा करूं जिससे मुझे मुनाफा हो, या कितना प्रोडक्शन मुझे कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, किस सीज़न के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे ही मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, तो इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर सेम चीज़ को बड़े लेवल पे किया जाए तो डील्स विद द वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर। इसमें क्या होगा कि मैं नेशनल इनकम जो होगी उसको, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ कि ओके इंडिविजुअल की नेशनल, इस कंट्री की अगर मैं नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहता हूँ
बड़े मतलब मुद्दों पर फैसले लिए जाएं। प्राइस लेवल, कंट्रीज़ का जो प्राइस लेवल है या इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसको हाई या लो का क्या सीन है, कैसे कर सकते हैं, तो इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अलोंग साइड द प्राइस ऑफ फैक्टर्स, इससे मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ। ठीक है। सिग्निफिकेंस का क्या है, देखो इसका सिग्निफिकेंस छोटे लेवल पे होगा, इसका सिग्निफिकेंस बड़े लेवल पे होगा। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे प्राइजेज़ हैं मतलब जो मेरे प्रोडक्ट के प्राइस हैं या जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं उन प्राइजेज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए, उनके बारे के लिए उनको स्टडी मैं करूँगा तो उनके लिए यूज़फुल होगा, सिग्निफिकेंस इसका वहाँ दिखेगा। और अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो ये सॉल्व करेगा मेजर इश्यूज़ को, लाइक डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी एज अ होल, बड़े लेवल पे जो भी आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। ओके, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और बाकी बहुत ही जल्द मैं अगला इसका सेशन चैप्टर 2 भी लेकर आऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल लाइक ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, सो हैव अ नाइस डे और बने रहिए मेरे चैनल पर बाकी और भी वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच and do not forget to subscribe GS Corner IAS. Thank you so much.